ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं चैप्टर की, जिनका एमसीक्यूज सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट रोल होगा, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से सुने आप लोग। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस, बेसिक कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बेस्ड हर रोज मिलते रहेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, इसमें इसका मीनिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखिएगा स्टूडेंट्स, हम एक टर्म यूज करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस वर्ड यूज होता है 11th में, बट इसका जो एप्लीकेशन है ये सब जगह है। देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है, विच स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, then they are recording into books of accounts, then ledger posting, then preparing financial statements etc. अब देखिए यहां पर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का मीनिंग मैंने स्टूडेंट्स इसीलिए बताया आपको। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर, यानी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका एंड प्रोडक्ट्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंपनीज। यानी जो डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं उनका अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हो तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, उनको स्टडी करना, उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या है, यानी मैं दोबारा बता दूं आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर्स टू द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड at the end of the year, which include statement of profit and loss basically and the balance sheet, which show the profitability position and the financial position of the company. अब आप देखें, इसमें फर्दर हम बढ़ते हैं आगे कि आपका जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या जरूरी है कंपनीज के लिए, इसे हमें डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इनको भी जरूर याद रखिए स्टूडेंट्स। सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 या क्लॉज 40, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, शामिल होता है। देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए इसको। ए बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में बैलेंस शीट होनी चाहिए। अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, याद रखिए स्टूडेंट्स, कंपनीज के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज होता है। सो ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी उस फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें प्रॉफिट या लॉस अर्न और इंकर्ड के बारे में बताएगा। थर्ड है, देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखना, ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। कुछ कंपनीज जिन पे ये अप्लाई होता है उनके लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर करना भी जरूरी है। एंड फिफ्थ, एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, सपोर्टेड बाय नोट्स टू अकाउंट्स, तो उनके लिए एक्सप्लेनेटरी नोट्स होना जरूरी है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, एक तरह से 5 स्टेटमेंट हैं जो तैयार करनी जरूरी हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, और ये सेक्शन 2 क्लोज 40 के अंडर आते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। अब ये सेक्शन सब सेक्शन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इनका। आगे देखिए ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें एक वर्ड आया है, देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जरूरी है। लेकिन कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं
जिनको एग्जम्प्ट कर दिया गया, यानी जिनको छूट दे दी गई है कि उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। वो कौन कौन से हैं देखिएगा स्टूडेंट, इनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 पर्सन कंपनी, सेकंड स्मॉल कंपनी, थर्ड डोरमेंट कंपनी। यानी 3 कंपनीज ऐसी हैं जिनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है। यानी वो बैलेंस शीट बनाएंगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगी, लेकिन उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज हैं देखिए स्टूडेंट्स। 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 62, ध्यान रहे, याद रहे ये 1 पर्सन कंपनी क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिए वो कंपनी जिसमें एक ही पर्सन होता है, यानी एक ही शेयर होल्डर होता है। देखिए जो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं करना चाहते, लॉन्ग रन के लिए सोचते हैं कि कंपनी का साइज बढ़ाना है, दे कैन स्टार्ट ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, यानी एक ही पर्सन शेयर होल्डर होगा, एक ही पर्सन उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेटरी होगा, साइन करता है, तो इसको एग्जम्पशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। सेकंड है देखिए स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का देखिए है सेक्शन 2 क्लॉज 85 सब क्लॉज 1 एंड 2। मैं ध्यान से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लीजिए इसको। सेक्शन 2 क्लॉज 85 सब क्लॉज 1 एंड 2 के अकॉर्डिंगली स्मॉल कंपनी कौन सी है देखिए। एक जानकारी मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, अभी 1 फेब 2013 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें स्मॉल कंपनी के जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है। वो कैसे देखिए, पहले क्या था कि एक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख हो एक साल में, उस साल में यानी जिस साल के लिए हम देख रहे हैं, और जो टर्नओवर है, सेल्स है, वो मैक्सिमम 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, वो क्या होगी, स्मॉल कंपनी। लेकिन अभी 1 फेब 2021 को एक मॉडिफिकेशन हुआ जो 1 अप्रैल से अप्लाई हो गया। उसे ध्यान से सुनिएगा क्या है वो। उसमें क्या है कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जिसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 2 करोड़ एंड टर्नओवर, यानी जो सेल्स है एक साल में वो 20 करोड़ से ज्यादा ना हो, दैट इज कॉल्ड स्मॉल कंपनी। और ऐसी स्मॉल कंपनी के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है। थर्ड नंबर पे आ जाइए, डोरमेंट कंपनी। इसका है सेक्शन 455। डोरमेंट कंपनी क्या है स्टूडेंट्स, डोरमेंट कंपनी इनएक्टिव, इनऑपरेटिव, यानी आपने कंपनी बना तो दी लेकिन उसे आपने ऑपरेट करना शुरू नहीं किया, वो हमारी डोरमेंट कंपनी होती है। और इसका दूसरा मीनिंग एक और होता है, वो कंपनी जिसने लगातार 2 साल तक, 2 इयर्स तक, यानी फॉर कंसेक्यूटिवली 2 इयर्स जो रिटर्न्स है अपनी वो फाइल नहीं की है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जरूरी नहीं। स्टूडेंट्स अब आप समझ चुके होंगे कि हर कंपनी के लिए एक यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर होना जरूरी है। इस पे कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है देखिए ध्यान से, सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑल कंपनीज शुड फॉलो यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, यानी सबका फाइनेंशियल ईयर एक जैसा होना चाहिए। और वो कौन सा हो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, हर साल, एवरी ईयर। यानी अगर इस बार 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, होना ही है, तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड होगा। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो वो एक जैसा होना जरूरी है। लेकिन यह एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके लिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये फॉलो करना जरूरी नहीं है अगर वो परमिशन लें। वो कौन सी कंपनीज है देखिए, यानी एक्सेप्शंस टू दिस रूल, सी दिस ओनली कंपनीज विच आर होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनी। यहां वर्ड आया है स्टूडेंट्स, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। यानी होल्डिंग कंपनी का मतलब समझे, मेन कंपनी इंडिया में है और इसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है फॉरेन में है मान लो, या इसका उल्टा हो गया, रिवर्स, होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंट्री में है और उसकी सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में काम कर रही है। उस केस में क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, अगर उस कंट्री का मान लो फाइनेंशियल ईयर अलग है तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी में मर्ज हो जाती हैं ट्रांजैक्शंस, साल के एंड में ये एक बैलेंस शीट बनाते हैं मिलाकर और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
जिसे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। वो तो बन ही नहीं सकती अगर मान लो इंडिया वाली फॉलो कर रही है 1 अप्रैल टू 31 मार्च और बाहर वाली कंपनी फॉलो कर रही है डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, तो वो कंसोलिडेट नहीं हो पाएंगी। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए समझिए उस बात को। दे मे फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के पर्पज से, विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी अपने आप नहीं, इनको अपनी एक एप्लीकेशन देनी होगी, परमिशन लेनी होगी कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं और हमें ये परेशानी आ रही है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, कीपिंग इन व्यू दैट रिक्वायरमेंट, हमें परमिशन दी जाए कि वी मे अडॉप्ट अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर सो दैट वी कैन इजीली प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत बारीकियां बताई हैं इसमें मैंने आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग, फिर कौन सी 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, कंपनीज के लिए हर साल प्रिपेयर करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट किन 3 कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है, कौन सी कंपनीज हैं सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज, उनके लिए यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना जरूरी नहीं है अगर वो ट्रिब्यूनल से इंडिया में परमिशन लें। वीडियो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, आई बिलीव दिस। वीडियो को बार बार सुने, समझें, अपने एग्जाम की तैयारी अभी से करें। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट येट सब्सक्राइब्ड एंड शेयर द वीडियो विद योर friends